दोस्तों आज तारीख हो गई है 22 सितंबर 2023 की, साथ ही दिन हो गया शुक्रवार को। तो आज बिना देर किए देखते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार। एसडीएम ज्योति मौर्य की तलाक की अर्जी सुनवाई कोर्ट में टली, दोनों के बीच होगा समझौता। यूपी की बहुचर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मी पति आलोक कुमार मौर्य के बीच विवाद का मामला पारिवारिक कोर्ट प्रयागराज में चल रहा है। वहीं मामले में आज 22 सितंबर को ज्योति मौर्य की ओर से दाखिल तलाक अर्जी पर सुनवाई टल गई है। बता दें कि आलोक मौर्य की ओर से उनके वकील ने हाजिरी में माफ़ी की अर्जी लगाई है। कोर्ट ने अगली तारीख 26 अक्टूबर को दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। पारिवारिक कोर्ट प्रयागराज में पीठासीन अधिकारी न होने की वजह से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी है। मालूम हो कि 18 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई पर भी कोर्ट में एसडीएम ज्योति मौर्य पेश नहीं हुई थी। हालांकि उस तारीख पर कोर्ट में आलोक मौर्य भी पेश नहीं हुए थे। पिछली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने के लिए ज्योति मौर्य की ओर से दाखिल वाद की कापी मांगी गई थी। ज्योति मौर्य ने पति आलोक कुमार मौर्य से अलग होने के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। पीसीएस अफसर बनने के बाद ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच संबंधों में दरार आ गई थी। आलोक ने ज्योति मौर्य पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के संबंध होने का आरोप लगाया था। ज्योति मौर्य ने पति आलोक कुमार मौर्य का और उनके परिवार के लोगों पर दहेज उत्पीड़न का धूमनगंज थाने में केस दर्ज करा रखा है। दोनों के बीच विवाद का मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच विवाद का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की वर्ष 2010 में शादी हुई थी। बाद में 2015 में यूपीपीएससी में एसडीएम के पद पर ज्योति मौर्य का चयन हो गया था। ज्योति मौर्य ने एसडीएम के पद पर 16वीं रैंक हासिल की थी। ज्योति मौर्य इन दिनों बरेली में चीनी मिल में जीएम के पद पर तैनात हैं, जबकि पति आलोक कुमार मौर्य ग्राम पंचायत विभाग में प्रतापगढ़ जिले में चपरासी के पद पर कार्यरत हैं। हालांकि आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत वापस ले ली है। शिकायत वापस लेने के बाद कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अब इस मामले में शासन को ही निर्णय करना है। इसके बाद माना जा रहा है तलाक मामले में भी दोनों के बीच समझौता हो सकता है। देखिए अगली बड़ी खबर। चुनावी साल में सीएम शिवराज का ऐलान, छात्रों डॉक्टरों को बनने के लिए मिलेगा रिजर्वेशन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा सरकारी स्कूल के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में अलग से 5% आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने अभी कहा कि आने वाले समय में अब स्कूल में टॉप 3 बच्चों को स्कूटी दी जाएगी। धार्मिक नगरी उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 550 करोड़ से ज़्यादा के भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के वे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें चिकित्सक बनाने के लिए हमारी सरकार नियमों में फिर बदल करने जा रही है। उन्होंने कहा नीट की परीक्षा में पास होने वाले बच्चों का जो मेरिट बनता है, उसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार हिंदी माध्यम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 5% मेरिट का अलग से आरक्षण देने जा रही है। अब गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को भी मेडिकल कॉलेज में शिक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई को पहले ही सरकार ने हिंदी में कर दिया है ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आसानी हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि अभी मेरिट में आने वाले एक विद्यार्थी को स्कूटी दी जा रही है, लेकिन आने वाले समय में विद्यालय में टॉप 3 विद्यार्थियों को स्कूटी देने का प्रावधान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र में 3 लाख रोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। इसकी घोषणा पावन नगरी उज्जैन से की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में भक्त निवास फैसिलिटी सेंटर्स सहित कई बिल्डिंगों को भूमि पूजन लोकार्पण भी किया। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा चुनावी साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठी घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने कहा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें झूठी घोषणाएं करने की मशीन बताकर गलत नहीं किया। वर्मा ने कहा 18 साल से मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान उनकी सरकार मध्य प्रदेश में काबिज है और अब चुनाव के 2 महीने पहले कई घोषणाएं की जा रही है। अभी तक उन्हें जनता की याद नहीं आई है। उन्होंने कहा जाती हुई सरकार पर अभी जनता का भरोसा नहीं है। देखिए अगली बड़ी खबर। भारत से लताड़े जाने के बाद अब चीन ने नेपाल में शुरू की ऐसी हरकत। नेपाल के तमाम इलाकों में चीन का दखल बढ़ गया है। वहीं भारत की सीमा के करीब नेपाल में चीन तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय क्षेत्र से 4 से 5 किलोमीटर के दायरे के नेपाली क्षेत्र में चीनी विकास देखा गया है। हालांकि नेपाल में विकास के नाम पर हो रहे ऐसे कार्यों पर भारतीय एजेंसियों की भी पैनी नजर है। पूर्वी क्षेत्र में नेपाल मेची नदी के किनारे भारत के साथ सीमा साझा करता है। भारतीय सीमा से निकटतम नेपाली हवाई अड्डा 3.16 किलोमीटर की दूरी पर है। भद्रपुर हवाई अड्डे के नाम से मशहूर चंद्रगाड़ी हवाई अड्डा सुरक्षा रणनीति की दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस एयरपोर्ट के आसपास के हालिया विकास ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और सेना का ध्यान खींचा है। सूत्रों के अनुसार मेची नदी के किनारे जल आधारित अनुसंधान प्रयोगशाला, ईंट कारखाने, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में चीनी प्रतिष्ठान विकसित किए गए हैं।
इन विकासों के साथ साथ एयरपोर्ट के क्षेत्र में कई हाई फ्रिक्वेंसी टावर स्थापित किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवेई और झिंग टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड ZTE द्वारा निर्मित ये टावर भारतीय सशस्त्र बलों के लिए मुख्य चिंता का विषय है, चूँकि यह नेपाली क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर और सेवक रोड आर्मी कैंप के बहुत करीब है। इसलिए यह संदेह है कि ईस्टर्न थिएटर में भारतीय सेना के संचार को बाधित करने के लिए यह चीनी टावर विस्थापित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक देश मंत्री पहले ही इन 5G सक्षम टावरों पर चिंता जता चुके हैं। आशंका है कि ये टावर छुपे तौर पर मजबूत निगरानी कर सकते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने दूरसंचार विभाग को पत्र लिखकर तेजी से बढ़ते निजी नेपाली टेलीकॉम कंपनी के लिए 4 हाई टेक्नोलॉजी डेटा सेंटर बनाने के झिंग टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड की योजना के बारे में अवगत कराया है। सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया है कि ZTE चीन के सबसे बड़े वायरलेस टेलीफोन उपकरण निर्माता और नेटवर्क समाधान प्रदाता में से एक है और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप एक्सपर्ट जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ईमान कल्याण लाहिड़ी के मुताबिक नेपाल कभी भी भारत का दोस्त नहीं है। एक बफर राज्य के रूप में भारत नेपाल की उपेक्षा नहीं कर सकता। भारत के करीबी नेपाल में चीनी विकास MSV ITBP सेना के लिए बहुत अधिक चिंता का विषय है। पूर्व एमरी ब्रिक के अनुसार सान्याल चीन नेपाल और भारत के बीच संबंध तोड़ना चाहता है। देखिए अगली बड़ी खबर। अंडर 19 वर्ल्ड कप शेड्यूल का हुआ ऐलान, खिताब बचाने उतरेगा भारत। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ICC ने आगामी अंडर 19 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। मौजूदा चैंपियन भारत अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ करेगा। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी। अंडर 19 विश्व कप का आयोजन श्रीलंका में होगा। पहला मुकाबला 13 जनवरी को खेला जाएगा, जबकि फाइनल 4 फरवरी को आयोजित होगा। मेजबान श्रीलंका अपने अभियान की शुरुआत कोलंबो में जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में करेगा। भारतीय टीम अभी तक इस टूर्नामेंट को सर्वाधिक 5 बार जीतने में सफल रही। भारत को बांग्लादेश, आयरलैंड और अमेरिका के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। भारतीय टीम 14 जनवरी को बांग्लादेश से भिड़ने के बाद भारत 18 जनवरी को अमेरिका और 20 जनवरी को आयरलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। 16 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया, जिसमें से हर ग्रुप के 3 टीमें सुपर 6 चरण के लिए क्वालिफाई करेगी। ग्रुप चरण के मैचों को 13 से 21 जनवरी तक खेला जाएगा। सुपर 6 चरण में 12 टीमों को 6 के समूह में 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। ग्रुप ए और ग्रुप डी के 3 टीमों को ग्रुप में रखा जाएगा, जबकि ग्रुप बी और ग्रुप सी की टीमों को दूसरे ग्रुप में रखा जाएगा। कुल 41 मुकाबले खेले जाएंगे। देखिए अगली बड़ी खबर। श्रद्धालुओं के लिए बनेगा भक्त निवास, CM शिवराज ने किया भूमि पूजन। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महाकाल लोक के पास भव्य भक्त निवास बनेगा। 500 करोड़ से बनने वाले इस भक्त निवास का आयोजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन किया। इस भवन में 2000 कमरे होंगे। भक्तों को ठहरने के लिए बड़ी सुविधा है। महाकालेश्वर मंदिर में पिछले साल 11 अक्टूबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। इसके बाद से यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। महाकाल मंदिर में महाकाल लोक फेज 2 का काम शुरू हो चुका है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को रोकने और ठहरने के लिए एक भव्य भक्त निवास बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हरि फाटक मार्ग पर 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले श्री महाकालेश्वर मंदिर भक्त निवास का भूमि पूजन किया। उज्जैन भक्त निवास को 18.65 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। ये 16 मंजिला होगा, जिसमें पार्किंग की सुविधा भी रहेगी। इसमें लगभग 2000 कमरे बनाए जाएंगे। साथ में 24 मीटर रोड वॉकवे पोडियम गार्डन का निर्माण होगा। यह जीरो वेस्ट परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा। देखिए अगली बड़ी खबर। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने BSP सांसद को बताया आतंकवादी। रईस अली बोले रद्द हो सदस्यता। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने गुरुवार को चंद्रयान 3 मिशन पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और उन्हें आतंकवादी कह दिया। इसके बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी सांसद की टिप्पणी की कड़े शब्दों में आलोचना की है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्य को चेतावनी भी दी और अपनी भाषा की गरिमा को बनाए रखने के लिए कहा। बीजेपी सांसद के बयान को लोकसभा की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया है। वहीं दानिश अली ने सांसद सदस्य रद्द करने को लेकर लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। जब बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी दानिश अली के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे तो उनके पार्टी के सहयोगी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन हंसते नजर आए। उनकी टिप्पणी से विपक्षी सदस्यों में आक्रोश फैल गया और उन्हें भाजपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर लोकसभा अध्यक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा विपक्षी सांसदों को मामूली अपराधों के लिए निलंबित कर दिया गया है। यहाँ खुलेआम व्यवहार
को माफ कर दिया गया है। बीजेपी सांसद टिप्पणी के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी हमला बोला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि रमेश बिधूड़ी ने दनीश अली के बारे में जो कहा वह बेहद निंदनीय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफ़ी मांगी है, लेकिन वह काफ़ी नहीं है। मैंने ऐसी भाषा कभी नहीं सुनी। इस भाषा का इस्तेमाल संसद के अंदर या बाहर नहीं किया जाना चाहिए। यह न केवल दानिश अली का बल्कि हम सभी का अपमान है। नई संसद की शुरुआत बिधूड़ी और उनके शब्दों से हुई है। इससे बीजेपी की मंशा का पता चलता है। साथ ही उन्होंने बिधूड़ी को लोकसभा से निलंबित करने की मांग की है। आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। लोकसभा के अंदर रमेश बिधूड़ी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह एक गुंडे माफिया की भाषा है। उन्होंने एक सम्मानित सांसद के लिए गाली गलौज की है और आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया है। यह दानिश अली का अपमान है और सभी विपक्षी सांसदों का अपमान है। मैंने मणिपुर मुद्दा उठाया, मुझे निलंबित कर दिया गया। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? देखिए अगली बड़ी खबर। सीएम शिवराज का नया ऐलान, अब अविवाहित लड़कियों को मिलेगा लाडली बहना योजना का लाभ। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में घोषणाओं की बयार आई है। एक के बाद एक घोषणाएं नेता करते जा रहे हैं। वहीं सीएम शिवराज की भी घोषणा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इस बार उन्होंने लाडली बहना योजना को लेकर फिर एक नया ऐलान किया है। जबलपुर में आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने पहुंचे सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि अब अविवाहित लड़कियों को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना का फायदा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में जन आशीर्वाद यात्रा में 4 घंटे देरी से पहुंचे। विवाहित लड़कियों को मिलेगा लाडली बहना का पैसा। सीएम शिवराज ने इस मौके पर घोषणा की कि अब लाडली बहना योजना में अविवाहित लड़कियों को भी पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने कहा कि लाडली बहनों का परिवार 1,32,00,000 हो गया है। अब अविवाहित बहनों का नाम भी लाडली बहना योजना में जोड़ा जाएगा। साथ ही रसोई गैस सिलेंडर भी 450 में दिया जाएगा। बता दें 11 सितंबर को सीएम ने लाडली बहना योजना में महिलाओं की आयु सीमा घटाने का भी ऐलान किया था। सीएम ने आयु सीमा घटाकर 23 वर्ष से 21 वर्ष की है, जिसके बाद 21 साल की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। इस जन आशीर्वाद यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। यह यात्रा जबलपुर के पश्चिम विधानसभा और कैंट विधानसभा से निकली। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर हनुमान जी की मडिया में पूजा अर्चना करने के बाद यात्रा शुरू की। सीएम शिवराज ने कहा कि उनकी योजनाओं की वजह से जनता बीजेपी को आशीर्वाद दे रही है। वहीं कांग्रेस जो सनातन धर्म का अपमान कर रही है उससे जनता आक्रोशित है।